मानिए तीनों एक ही बातें, तीनों एक ही बातें। मैं 3 बार एक ही चीज पढ़ाऊंगा और आप बुक से भी जब पढ़ेंगे तो तीनों बार आपको वही चीजें दिखाई पड़ेंगी। सो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला टॉपिक है डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। आगे लिखा होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखो पहले टॉपिक का पूरा नाम जो लोग मुझे बता देंगे मैं समझ जाऊंगा आपने एनसीईआरटी ओपन की है। आपने एनसीईआरटी ओपन किया है? बताओ क्या लिखा हुआ है? डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी। आगे क्या लिखा है? कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जरा दूसरे टॉपिक का नाम बताओ। मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लाइफ लिविंग। तो अगर ये मेटाबॉलिज्म है तो दूसरा भी, और तीसरे पॉइंट का नाम लिविंग स्टेट। इस दुनिया में जो भी जिंदा है क्या उसे मेटाबॉलिज्म करनी पड़ेगी? यस। तो दोस्तों तीनों टॉपिक अलग अलग है कि सेम? छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, इसलिए मैं एक एक टॉपिक को आसानी से, ताकि आप घर जाओ तो वो पैराग्राफ आपको समझ में आ जाए, बस इतना मेरा काम है। वैसे तीनों टॉपिक एक ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायनेमिक स्टेट। डायनेमिक स्टेट वो होती है जो कॉन्टिन्यूअस चलने वाली स्टेट होती है। रुकी हुई है कि चलती हुई? तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन है वो स्टॉप है कि बेटा और हमेशा चल रही है। उस डायनेमिक स्टेट को समझाने के लिए बोलते हैं कि अगर आप दुनिया के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो, चलो हम लोग चालू करते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो। मैं किसी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात क्यों करता हूं? मैं सारे कर लेता हूं। 5 किंगडम याद है? पहला कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा। मोनेरा इज सिंपलेस्ट और कॉम्प्लेक्स? एंड इट इज कॉम्प्लेक्स। क्या मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं? बोलते हैं चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ आते हैं, और चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फंजाई हो। सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट एनिमल हो या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एनिमल हो, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म हो या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, इस दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म के पास सर्टेन बायोमॉलिक्यूल है, सर्टेन कंपाउंड्स हैं। हर ऑर्गेनिज्म के पास कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दीज सर्टेन कंपाउंड्स आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। अभी मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन बताई थी। ऑल द कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टिश्यू। किसी भी सेल से कोई भी बेटा आप लिविंग मॉलिक्यूल निकालो, इट इज नोन एज बायो। एक छोटा सा पॉइंट है, इस दुनिया में जो भी जिंदा है उसके पास क्या है? बायो। और बोलते हैं इन बायोमॉलिक्यूल की अपनी कुछ कंसंट्रेशन है। एनसीईआरटी की लाइनों में मैं चल रहा हूं। इनकी अपनी एक सर्टेन कंसंट्रेशन है, सर्टेन, दैट इज रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, सर्टेन कंसंट्रेशन है। और इस कंसंट्रेशन को हम लोग मोल पर सेल में देख सकते हैं। एक सेल में कितने मोल, या मोल पर लीटर, 1 लीटर ब्लड में कितने मोल, एटसेट्रा। अलग अलग तरीके की कंसंट्रेशन में इसे नापा जा सकता है। तो बोलते हैं कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे वो एनिमल हो, आप समझ लो उसकी बॉडी में कोई ना कोई बायोमॉलिक्यूल, बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल है। उन बायोमॉलिक्यूल की अपनी कंसंट्रेशन है, और इन कंसंट्रेशन को तो मोल पर सेल, मोल पर लीटर के हिसाब से पढ़ सकते हैं। बोलते हैं इस सदी की सबसे बड़ी डिस्कवरी यही पता चली कि ये जो सर्टेन बायोमॉलिक्यूल है, their concentration is not fixed. Certain concentration है, but concentration is not fixed. ये क्या भला बताना चाह रहे हैं सर? अजीब सा। Concentration is not fixed. Not fixed का मतलब तुम ये नहीं बोल सकते हो कि बस 10 ही मोल मिलेगा या 5 ही मोल मिलेगा। इसका मतलब ये जो कंसंट्रेशन है ये कम और ज्यादा होती रहती है,
और एक तरीके से रेंज ऑफ कंसंट्रेशन बनती है। फिक्स की रेंज ऑफ कंसंट्रेशन बनती है, और इस रेंज ऑफ कंसंट्रेशन बनने का कारण है उस मॉलिक्यूल में टर्न ओवर पाया जाता है। ये सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है कि हमने पता लगाया कि हमारी बॉडी में जो भी बायोमॉलिक्यूल है उनका टर्न ओवर पाया जाता है, और टर्न ओवर पाए जाने की वजह से उनका कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है। ये टर्न ओवर समझना बहुत जरूरी है। बोलते हैं लेट सपोज दिस बायोमॉलिक्यूल इज नोन एज ए। इस बायोमॉलिक्यूल का नाम ए बायोमॉलिक्यूल है। तो बोलते हैं आपकी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जो इस ए बायोमॉलिक्यूल को बना रही हैं, यानी ऐसी रिएक्शन कहलाएंगी मेकिंग रिएक्शंस। और अगर मेकिंग रिएक्शन का अमाउंट बढ़ने लगा तो बताओ ए का अमाउंट घटेगा कि बढ़ेगा? फिक्स है कि बेटा चेंज होने लगा? यानी कंसंट्रेशन इज नॉट फिक्स। बताओ कंसंट्रेशन घटने लगे कि बढ़ने लगे? बोलते हैं बहुत सारी ऐसी रिएक्शन भी हैं जो इस ए मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रही हैं, और अगर बेटा ए मॉलिक्यूल ब्रेक होने लगा तो बताओ कंसंट्रेशन बढ़ने लगे कि कम होने लगे? हाँ, तो बताओ कुछ रिएक्शन है जो इस ए मॉलिक्यूल को बना रही हैं और कुछ रिएक्शन है जो इस ए मॉलिक्यूल को घटा रही हैं। ये बनाने और घटाने के चक्कर में इसकी रिएक्शन फिक्स है कि वेरिएबल है? दैट कंसंट्रेशन इज नॉट फिक्स एंड इट हैव टर्न ओवर। इट हैव क्यों टर्न ओवर है? क्योंकि जो बायोमॉलिक्यूल मेरे यहां पर है वो जितना है उतना ही बना रहेगा। क्या वो बनता और बिगड़ता रहेगा? यस और नो? इन बनने वाली रिएक्शंस का नाम है एनाबॉलिक रिएक्शन। बोलो क्या नाम है? दीज आर नोन एज एनाबॉलिक रिएक्शन। पहले भी पढ़ा चुका हूं। और ये ब्रेकिंग वाली रिएक्शन का नाम है कैटाबॉलिक। तो बोलते हैं अगर इस दुनिया में ये दोनों रिएक्शन ना होती, कौन कौन? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, तो बताओ इस प्रोडक्ट का, इस कंपाउंड का कंसंट्रेशन फिक्स होता। और इसका फिक्स, इसका मतलब क्या चल रही है और क्या चल रही है, और ये कभी बंद। इसका मतलब तुम सो रहे हो, एनाबॉलिज्म बंद हो गई। चल रही है? तुम बेहोश हो, चल रही है? तुम भाग रहे हो, कौन? एनाबॉलिज्म भी कैटा। तो बॉडी जब तक जिंदा है, क्या बोला मैंने? ये रिएक्शन रुकने वाली, जो रुके ना वो स्टैटिक है कि डायनामिक? और हमारे टॉपिक का नाम क्या था? डायनामिक स्टेट। तो मैं बेहोश हो गया, बताओ मैं बेहोश हो गया फिर भी मेरी बॉडी स्टैटिक है कि डायनामिक? मैं सो रहा हूं, मैं बैठा हूं, यानी मैं दौड़ रहा हूं तो मैं डायनामिक हूं ही, लेकिन मैं सो रहा हूं तो भी, क्योंकि मेरी बॉडी की रिएक्शन कभी रुकने वाली। कई बार लोग बोलते हैं यार तुम बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी हो। इस दुनिया में हर पर्सनालिटी डायनामिक है। कोई एक बंदा डायनामिक नहीं है कि यार वो बड़ा डायनामिक है, वो बड़ा कमजोर है। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज डायनामिक। व्हाई? क्योंकि एवरी पर्सन इज लिविंग, और हर पर्सन अगर जो लिविंग है उसमें क्या चल रही होंगी? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। और जब तक एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म चलती रहेंगी आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन रुकने वाली। और अगर रिएक्शन रुकने वाली नहीं है तो आप स्टैटिक हैं। आगे भी मैं बढ़ूंगा, इतना बता पाओगे? इतना बताओ, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोआ, चाहे कोई भी हो, क्या हमारे बॉडी में कुछ बायोमॉलिक्यूल है? उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है। और इस दुनिया की ग्रेटेस्ट डिस्कवरी में एक डिस्कवरी ये है कि उन कर्सन कंपाउंड का क्या है, यानी उस कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन फिक्स है कि नॉट फिक्स? बनती बिगड़ती रहती है, पर क्या बनने बिगड़ने के बावजूद भी वो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन शो करती है। याद रखना, कुछ रिएक्शन उसे बनाती हैं, कुछ उसे तोड़ती है। बताओ बनाने वाली रिएक्शन का है, तोड़ने वाली का है? बोलती ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन का सम टोटल क्या कहलाता है? तो जब तक लोग जिंदा हैं क्या चलता रहेगा?
और जब तक मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा बॉडी स्टैटिक है कि डायनामिक? नहीं आया ना? कुछ लोग घूर के देख रहे कि सर ये क्या समझा रहे हो, इतना चाहिए मुझे और इतना कैसे समझ में आएगा? ऐसे समझ में आएगा। आ गया? अब दिखाई पड़ रहा है? अब जिनको दिखाई पड़ रहा है उनकी मन की आंखें खुल चुकी हैं। बताओ कितने किंगडम? सबसे प्रिमिटिव, सबसे एडवांस एनिमल और प्लांट है कि सबसे एडवांस है? कोई भी हो, हर बंदे के पास बायोमॉलिक्यूल है और बायोमॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन फिक्स है? नहीं फिक्स है। तो कोई से बना रहा है, कोई बिगाड़ रहा है। बनने बिगड़ना रुका हुआ कि चल रहा? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म रुक गई कि चल रही? मेटाबॉलिज्म चल रही है और रिएक्शन कभी बंद। जब तक आप जिंदा है मेटाबॉलिज्म बंद, और इसका मतलब बॉडी स्टैटिक है कि डायनामिक? बोलते हैं कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन के उदाहरण बताइए सर। अब मैं उदाहरण बहुत ले सकता हूं, लेकिन मैं एनसीईआरटी का भक्त हूं, तो एनसीईआरटी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के उदाहरण दिए अंडरलाइन कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि एक अमीनो एसिड ले लो, ले लिया NH2CCOH और H और R, और बोलते हैं इसे CO2 निकाल दो, CO2 निकाल दो, रिमूवल ऑफ CO2। अगर तुमने इसे CO2 निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? मैं ही देखता हूं, NH2, अब इधर बचेगा C और ये बनेगा H और एक H, ये ओके, CH2 करना और ये बनेगा R, तो मतलब NH2 CH2। इसको H को यहां पर लेना पड़ेगा। बताओ ये क्या बना? अमीन बन गया। अगर मैं अमीनो एसिड से, सॉरी, अगर मैं अमीनो एसिड से क्या निकाल दूं? CO2, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अच्छा बताओ, अगर ये रिएक्शन चले, ध्यान सुनना, अगर ये रिएक्शन चले तो ये रहा फॉरवर्ड बायस्ड और ये रहा बैकवर्ड बायस्ड। अगर ये फॉरवर्ड चले तो क्या कम होने लगेगा? अरे ये सबस्ट्रेट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ, क्या करते रहते हो? ये अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही तो ये सबस्ट्रेट और वो प्रोडक्ट हुआ। तो बताओ, अगर मैं इसे CO2 निकालता जाऊं तो इसका अमाउंट कम होगा, क्योंकि ये बचेगा नहीं, क्या बनाने लगेगा? अमीन। तो अमीन ग्रुप बनने लगेंगे कब? जब फॉरवर्ड की बैकवर्ड। तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड होने लगी तो बताओ किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा? अमीन। किसका कम होगा? कि रुकेगा कि नहीं रुकेगा? चलता रहेगा? सर अभी कुछ नहीं आया। ऐसे ही उन्होंने बोला है कि तुम सर अमीनो ग्रुप रिमूव कर सकते हो, यू कैन रिमूव अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड, नहीं, फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, निकालते रहो। बहुत सारी रिएक्शंस हैं। आप डाइसैकराइड का डाइजेशन कर सकते हो। अगर बताओ डाइसैकराइड का 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटा तो बताओ क्या बनेगा? पता ही नहीं है। अरे 2 शुगर ली, 2 शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट गया। ये अलग, ये अलग। डाइसैकराइड को तोड़ा तो मोनोसैकराइड बनेगा। ये 3 मेटाबॉलिक रिएक्शन दी गई हैं। अब इनको रट्टा मारो ना मारो, छोड़ दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? बताओ। मेकिंग रिएक्शन, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? मेकिंग रिएक्शन, ब्रेकिंग, कुछ एनाबॉलिक और कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शन दिए हैं, याद कर लोगे। अमीनो एसिड से क्या निकालोगे? अमीन। तो क्या बनेगा? अमीन बनेगा। क्या निकाला था? CO2। क्या बना? अमीन। नहीं आया। क्या डाइसैकराइड को हाइड्रोलाइज कर सकते हो? क्या बनेगा? मोनोसैकराइड। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है। देखो, इस पूरी के पूरे पैराग्राफ में केवल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपकी बॉडी जब तक जिंदा है आप क्या करते रहोगे? मेटाबॉलिज्म। और जब तक आप मेटाबॉलिज्म करते रहोगे रिएक्शन रुकने वाली, और रिएक्शन अगर रुकने वाली नहीं है तो आप स्टैटिक हैं कि डायनामिक? अब एक और बात, ये जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, हम कहां फंस गए?
ये मेटाबॉलिक रिएक्शन आइसोलेटेड कंडीशन में नहीं हो सकती। ये नहीं होती आइसोलेटेड कंडीशन में, नॉट हैपन। कोई एक रिएक्शन अकेले आपकी बॉडी में चले ऐसा नहीं होता। सो रहे हाँ, तो कभी कोई एक रिएक्शन आपकी बॉडी में चले ऐसा नहीं होता। दीज रिएक्शन आर लिंक्ड रिएक्शन। मान लो ए मॉलिक्यूल एक ए एक्स नाम वाली रिएक्शन से भी बन रहा, वाई वाली रिएक्शन से भी ए मॉलिक्यूल बन रहा, जेड वाली रिएक्शन से भी ए मॉलिक्यूल बन रहा। तो बताओ यहाँ एक रिएक्शन है कि लिंक्ड रिएक्शन? तो याद रखना, मेटाबॉलिक रिएक्शन आर नॉट आइसोलेटेड बट दीज आर लिंक्ड रिएक्शन। और जितनी भी लिंक्ड रिएक्शन है ये एक तरीके का पाथवे क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? और ये पाथवे कहलाते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। जानबूझ के टीचर को कुछ गजब उल्टी सीधी बातें करनी पड़ती हैं। These are known as metabolic pathway, in which some pathways are linear। कैसे बेटा? Linear। And some pathways are cyclical। बोलो क्या? Cyclical। जैसे चित्रांश बाबू अभी अभी मोबाइल में एक साइक्लिकल पाथवे की बात कर रहे थे। पढ़ो, खड़े हो जाओ। कौन सा साइकिल थी? क्रेब साइकिल। बोले कौन सा साइकिल? तो बताओ, क्रेब साइकिल में एक रिएक्शन है कि मैनी? और सारी रिएक्शन एक दूसरे से लिंक है और एक साइकिल बन रही। साइकिल का नाम क्रेब साइकिल। इसी तरीके से C3 साइकिल नाम सुने हो? और C4 साइकिल। जब ये आएंगी तो तुम्हें समझ में भी आ जाएंगी। बस मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, क्रेब साइकिल में एक रिएक्शन होगी कि मैनी? C3 में एक की मैनी, C4 में एक की मैनी। तो बताओ, एक रिएक्शन की मैनी और सारी की सारी लिंक। इसी तरह ग्लाइकोलिसिस, बैठ जाओ बेटा, ग्लूकोज से बनाते हैं पायरुविक एसिड। फिर से बोलो, ग्लूकोज से कितने स्टेप? क्या 10 रिएक्शन है? और सारी रिएक्शन एक दूसरे से लिंक है। और साइकिल है कि लीनियर है? तो रिएक्शन कैन बी साइक्लिकल, कैन बी लीनियर, पर दो ही प्रकार की, या तो एनाबोलिज्म, या तो बिल्डिंग अप, या तो नहीं आया? चलो हटा दे इसके। अच्छा बताओ, रिएक्शन जितनी भी चल रही हैं वो आइसोलेटेड में कि लिंक में? और लिंक रिएक्शन कितने प्रकार की? एक लीनियर और एक साइक्लिकल। पक्का? और वो एक अजीब बात कहते हैं कि जैसे ट्रैफिक पाथवेज होते हैं, ट्रैफिक पाथवेज, एक तरफ से गाड़ियां आ रही हैं चौराहे पर, दूसरी तरफ को चली जा रही है। इधर से गाड़ियां आ रही है, इधर चली जा रही है। लाइकवाइज इसका उल्टा भी पॉसिबल है। बताओ, ये भी पढ़ाना पड़ता है। इधर से गाड़ियां आ रही है, इधर जा रही है, इधर से गाड़ियां आ रही है, इधर जा रही है। अब बताओ, ये चौराहे पर आपके पास एक सिग्नल होता है, रेड सिग्नल, याद है? एक होता है येलो सिग्नल, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और एक ग्रीन। बच्चों, कब रुकना चाहिए, कब तैयार होना चाहिए और कब भागना चाहिए? पक्का? तो बताओ, अगर तुमने इन सिग्नल को फॉलो नहीं किया और आप बेतरतीब भागे तो क्या आप टकरा जाएंगे? क्या आपको मिस हैपनिंग हो जाएगी? और मिस हैपनिंग होंगी तो रोड एक्सीडेंट होंगे। एक्सीडेंट होंगे? क्या पढ़ा रहा हूं मैं उल्टा सीधा? रोड एक्सीडेंट बिल्कुल होंगे। ठीक ऐसे ही बेटा मेटाबॉलिक पाथवेज है। क्यों पढ़ाता हूं मैं ये सब बातें? एनसीईआरटी ने क्या क्या पढ़वाया मुझसे मैं ही जानता हूं। इसी तरीके से मेटाबॉलिक पाथवेज है जिनमें कुछ रिएक्शन साइक्लिकल चल रही हैं, कुछ रिएक्शन लीनियर चल रही हैं, और ये रिएक्शन एक दूसरे से लिंक चल रही हैं। पर याद रखना, बोलते हैं किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल में, किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल में आज तक एक भी रिएक्शन मिस हैपनिंग नहीं हुई है। मिस हैपनिंग नहीं हुई है।
नॉट अ सिंगल रिएक्शन विच हैव द मिस हैपनिंग। तो रोड में एक्सीडेंट पॉसिबल है, ट्रैफिक पैथवेज में एक्सीडेंट पॉसिबल है, लेकिन मेटाबॉलिक पाथवेज में एक्सीडेंट पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल, अगर आप कैसे हैं? हेल्दी। और अब वो पूछते हैं कि क्यों यहां पर एक्सीडेंट हो जाते हैं और क्यों यहां पर एक्सीडेंट नहीं होते? सिग्नल खराब नहीं है, क्योंकि यहां पर आप अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, लेकिन मेटाबॉलिक पाथवेज की अंडरलाइन कर लेना एनसीईआरटी में जहां लिखा हो, हर मेटाबॉलिक पाथ में जो रिएक्शन होती है उनका डेफिनिट रेट होता है, यानी वो उसी रेट से चलेगी और उनका एक डेफिनिट डायरेक्शन होता है, यानी वो रिएक्शन ना तो उससे तेज चलेंगी ना तो उससे स्लो चलेंगी, और जिस डायरेक्शन में चल रही हैं उसी डायरेक्शन में चलेंगी। और मेटाबॉलिक रिएक्शन का डेफिनिट रेट और डेफिनिट डायरेक्शन होना ही ये बताता है कि रिएक्शन रुकी है कि चल रही है, लेकिन मिस हैपनिंग, क्योंकि स्पीड कंट्रोल में है और डायरेक्शन भी कंट्रोल में है, तो एक डेफिनिट स्पीड में चले जाना और एक डेफिनिट स्पीड से और डेफिनिट रेट से डेफिनिट डायरेक्शन में चले जाना, इट इज नोन एज डायनेमिक स्टेट। बोलो कौन सा स्टेट? कोई पूछे व्हाट इज डायनेमिक स्टेट, तो ये मत बोलना कि जो चल रहा है वो डायनेमिक स्टेट है। तुम्हें नींद आ रही बेटा? अब मैं कल पूछूंगा व्हाट इज डायनेमिक स्टेट तो तुम नहीं बता पाओगे। तो टीचर को तो लगता है वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, और उधर उन्होंने जमाई से उसको ब्लो ऑफ कर दिया, हटाओ यार कुछ भी नहीं। व्हाट इज डायनेमिक स्टेट? हैविंग द डेफिनिट रेट and definite direction in metabolic reaction is known as dynamic state। इसका मतलब मेरी बॉडी में जो रिएक्शन है क्या वो एक स्पीड से रुकेंगे कि चलती रहेंगी और एक डायरेक्शन को जाती रहेंगी? उन डायरेक्शन का होना और उनमें एक स्पीड होना, ये कैसा स्टेट है? स्टैटिक की डायनेमिक? डायनेमिक स्टेट। अब बताओ, हम सो रहे तो ये डायनेमिक स्टेट रुकेगी? बेहोश होने पर? मर जाने पर? नहीं, मर जाने पर रुक जाए। तो जब तक जिंदा है तब तक डायनेमिक है, और जब मर गए तो डायनेमिक की स्टैटिक? डायनेमिक की स्टैटिक। बिटिया जानवी हो क्या तुम? यस, कल काहे नहीं आई? खड़ी हो, खड़ी हो, जरा इसको हटाओ। कल क्यों नहीं आए? फीवर था, अभी ठीक हो गया? बाप रे बाप, अभी भी फीवर है? बेटिया कोरोना चेक कराओ। हाँ? आता है फिर चला जाता है? क्या चाहती हो, आए और रुके? जब अगली बार बुखार आए तो चाय पानी कराओ उसे। बैठो बैठो। हम देखो क्या पढ़ा रहे हैं। जानवी कभी कभी फोन करती, सर आप कल क्या पढ़ा रहे थे, समझी में नहीं आ रहा। अब आप बताना पड़ेगा हमने क्या क्या पढ़ाया। जो मैंने अभी पढ़ाया है उसमें मैंने पढ़ाया स्टैटिक स्टेट की डायनेमिक स्टेट। बॉडी के अंदर रुका है कि चल रहा है? क्या चल रहा है? मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी की पाथवेज, इन्हें मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। ये रिएक्शंस हैं जिनका डेफिनेट रेट है, डेफिनेट डायरेक्शन है, तो ये कभी रुकने वाला जब तक हम जिंदा। यस और नो? ये दो प्रकार के पाथवे हो सकते हैं, या तो लीनियर या तो साइक्लिकल। पक्का? एक और बात है इन पाथवेज में, every reaction in pathways, every reaction in this pathways, कौन से pathways? Metabolic pathways. Every reaction in this pathways is a catalyzed reaction. और ये कैटालिसिस करते हैं एंजाइम्स। कौन करते हैं? तो बताओ, एंजाइम्स आर प्रोटीन, नो डाउट, बट दीज आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। बोलो क्या है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। तो आपकी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन चल रही हैं बिना एंजाइम के चल सकती हैं कि नहीं? नहीं।
और ये एंजाइम उन रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, घटाते भी बढ़ाते हैं। तो बताओ डायनेमिक स्टेट और डायनेमिक हो जाएगी अगर कौन इन्वॉल्व हो जाएगा? एंजाइम। थैंक यू वेरी मच इतना सुनने के लिए। इस पैराग्राफ में एक क्वेश्चन आएगा और वो ये आएगा, एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब तक जिंदा हो तब तक आपकी बॉडी के अंदर कुछ रुकने वाला नहीं है। बस यही आएगा। अगर आप बेहोश हो तब भी चल रहा है, और अगर आप सो रहे हो चल रहा है, अगर आप मर गए नहीं चलेगा। तो लिविंग स्टेट इज स्टैटिक स्टेट की डायनामिक। थैंक यू वेरी मच। दूसरा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म, बेसिस ऑफ लाइफ। खड़े हो बेटा। मैंने दो प्रकार की मेटाबॉलिज्म आपको पढ़ाई थी, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। मैं एक स्टेप नहीं पढ़ाने वाला, तुमको बताना पड़ेगा व्हाट इज प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। किस वजह से टीचर को आप फॉर ग्रांटेड लेते हो? ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं। देयर इज अ टू काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेगा खड़े हो। मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप, वन इज प्राइमरी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद कि किसी को याद आया। दूसरा मेगा। प्राइमरी को प्राइमरी क्यों कहते हैं? एक मिनट। व्हाई इट इज प्राइमरी मेटाबॉलिज्म? ये अगर ना हो तो बॉडी, दुनिया में हर बंदा ये मेटाबॉलिज्म करता है। इट इज नोन एज सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल। पढ़ाने के बाद दोबारा पढ़ा रहा हूं और ये हालत है। दो प्रकार के हैं, एक का नाम एनाबॉलिज्म, फिर से वही चैप्टर पढ़ा रहा हूं, फिर से वही टॉपिक पढ़ा रहा हूं। दूसरे का नाम कैटाबॉलिज्म है, विच वन इज बिल्डिंग अप। ऐसे पढ़ाया था, तुमको याद आएगा। इसमें छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल, याद आया क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये क्या है? सबस्ट्रेट। ये क्या है? प्रोडक्ट। बताओ यहाँ पर प्रोडक्ट सिंपल की कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, टूटता था। सिंपल की कॉम्प्लेक्स, सिंपल। हाँ, अब की बार ये सबस्ट्रेट और ये बताओ, ये एनाबॉलिज्म की कैटाबॉलिज्म। ये सब पढ़ाने के बाद मैंने इसका नाम रखा था बिल्डिंग अप। बोलो क्या नाम? एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बायोसिंथेटिक रिएक्शन। बोलो क्या नाम? एनसीईआरटी में अंडरलाइन करो जहां बायोसिंथेटिक लिखा हो। खड़े खड़े करो, बैठ जाएगा। व्हाई इट इज नोन एज बायोसिंथेसिस? क्योंकि चीजें इसमें टूट रही हैं कि बन रहे हैं? एंड नाउ दिस इज कैटाबॉलिज्म, बिल्डिंग अप की ब्रेकिंग अप? ब्रेकिंग अप। सब पढ़ा चुका हूं, बस इनके एग्जाम्पल। सरदार जी खड़े होइए। मैं कैसे डेराइव लिपिड पाऊंगा? अगर मुझे डेराइव्ड लिपिड चाहिए तो मैं क्या करूं कि मुझे डेराइव्ड लिपिड मिल जाए? लिपिड आर ऑफ थ्री टाइप्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। नाउ द डेराइव्ड लिपिड का मतलब क्या है? समीम, सिंपल लिपिड की क्या कर दें तो डेराइव मिलेंगे? मैंने बोला था सिंपल लिपिड की मैं क्या कर दूं? हाइड्रोलिसिस कर दूं, और क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स लिपिड। यस, सॉरी, क्या मिलेगा? डेराइव। यस और नो? अच्छा, चित्रांश बाबू खड़े हो। अब मुझे डेराइव लिपिड का एग्जांपल बताओ। क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड।
खड़ी हो। हाँ हाँ, डिराइव्ड लिपिड का नाम है कोलेस्टेरॉल। पढ़ाया था मैंने? मैं तो खुद ही हार गया हूं जब मैं पढ़ा करके पूछता हूं नहीं बता। बताओ डिराइव्ड लिपिड का नाम। क्या वो सिंपल लिपिड से बनता है? बताओ सिंपल लिपिड कितने प्रकार के? बोलो। एक है फैटी एसिड, दूसरा ग्लिसराइड। क्या आपको फैटी एसिड सिंपल लगता है? क्या मैं फैटी एसिड की हाइड्रोलिसिस करूं तो कोलेस्ट्रॉल बन सकता है? फैटी एसिड सिंपल की कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स डिराइव्ड है लेकिन कॉम्प्लेक्स है। बताओ बिल्डिंग अप की ब्रेकिंग अप। फैटी एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनना इज एनाबॉलिज्म की कैटाबॉलिज्म। और अभी सबके सब लोग अंडरलाइन करो, यहां पर एक फैटी एसिड का नाम दिया है एसिटिक एसिड CH3COOH, और बोलते हैं CH3COH की हाइड्रोलिसिस करने पर कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, एंड दैट्स व्हाई CH3COH इज कंसीडर्ड एज फैटी एसिड, सिंपलेस्ट फैटी एसिड। बैठो। सिंपलेस्ट फैटी एसिड में कितने कार्बन? भूल गए? मैंने बताया था आर में कितना कार्बन? 1 से 19। मैं सच बता रहा हूं, यूजलेस क्लासेस पढ़ा रहा हूं मैं, यूजलेस। और अब केवल और केवल घेर करके कमरा बंद करके मारने का समय आ गया। अब तक तुम पढ़ोगे। टीचर झल्लाता है इसलिए कि इन सब चीजों में तुमको मैंने 10 बार बोला है, और इनसे मैं उम्मीद रखूंगा कि एग्जाम में हमको पास करके नीट में 600 नंबर देंगे। फैटी एसिड का फॉर्मूला याद है? RCOH। हर कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड है? ऐसा R का कार्बन 1 से लेकर 19 तक। अगर R में 1 कार्बन तो फैटी एसिड में 2, तो मिनिमम कार्बन का फैटी एसिड 2, और उसका नाम एसिटिक एसिड। तो क्या एसिटिक एसिड एक फैटी एसिड है? यस सर। और वो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स? सिंपल। क्या सिंपल फैटी एसिड से कोलेस्ट्रॉल बन सकता है? यस सर। डिराइव्ड लिपिड क्या? एनाबॉलिज्म की कैटाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म। अंडरलाइन करो। मिला? एसिटिक एसिड कैन प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, acetic acid can produce cholesterol, and it is a derived lipid that is known as cholesterol। और सिंपल चीजें यहां कॉम्प्लेक्स चीजों में तब्दील हो रही है। एनाबॉलिज्म की कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म। तो कभी मैं एनाबॉलिज्म का एग्जांपल पूछूं, जवाब चाहिए होगा मुझे, 10 जवाब नहीं चाहिए, एनसीईआरटी वाला चाहिए। बोलो एसिटिक एसिड कैन बी चेंज इनटू कोलेस्ट्रॉल। अब बैठो, अब अकल आएगी तुमको। एंड नाउ हियर ब्रेकिंग अप रिएक्शन में कहते हैं ग्लूकोज कैन बी ब्रेक इनटू पायरुविक एसिड, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। अगर कोई बच्चा 11th और 12th पढ़ के यहां पर बैठा है तो वो ग्लाइकोलिसिस नहीं सुना कि मैं मान नहीं सकता। ग्लूकोज को पायरुविक एसिड तोड़ने में 10 स्टेप चाहिए। कितने? 10। और हर स्टेप में कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपल चीजों में टूटती हैं, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं। इट इज मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म की कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हैं बस इस पैराग्राफ में, और कुछ नहीं मिलेगा। 2 एग्जाम्पल दिए, वन इज एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनना, इट इज एनाबॉलिज्म। और बताओ पायरुविक एसिड का बनना, ग्लूकोज, इट इज कैटाबॉलिज्म। अब एक और बात, शायद तुम्हारी केमिस्ट्री मेरे से बहुत अच्छी है, इस वजह से जवाब देना। जितनी बिल्डिंग ऑफ रिएक्शन है, जितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनाने वाली रिएक्शंस हैं, दे विल रिक्वायर एनर्जी। ब्रेक बेटा, रिलीज एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी है, इनको एनर्जी की जरूरत मिलेगी। इसलिए ये सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक के एंडोथर्मिक, और जितनी ब्रेकिंग ऑफ रिएक्शन है दे विल रिलीज एनर्जी। बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ो, ये एनर्जी को
रिलीज करेंगी। अगर रिलीज कर रही है एनर्जी, इट इज एंडोथर्मिक के एक्सोथर्मिक है, तो किसमें एनर्जी निकलेगी? अरे एनाबॉलिज्म की कैटाबॉलिज्म, और किसमें एनर्जी चाहिए? और ये सारी रिएक्शन कहाँ चल रही है? ब्रह्मांड में, सेल में कुछ रिएक्शन में एनर्जी चाहिए, यस और नो, और कुछ रिएक्शन में एनर्जी निकलेगी, यस और नो। अब बताओ, जो एनर्जी निकल रही है वही एनर्जी यूज हो रही है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कहीं से एनर्जी निकली और कहीं यूज हुई, यस और नो। तो बोलते हैं कोशिका में एनर्जी का मतलब हीट की एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बताओ, अगर तुम अमेरिका गए तो करेंसी क्या है? इंडिया में रुपया। अगर तुम सऊदीया गए तो जो भी है, दरहम, दीनार, अच्छा रियाल। अच्छा, अब अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी है। अगर तुम सेल की कंट्री में गए तो तुम चाहे जितना रुपया ले जाओ, उसे किस में कन्वर्ट होगा? एटीपी। एंड दैट व्हाई एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो जो भी बेटा एनर्जी का आदान प्रदान है वो किस रूप में हो रहा होगा? एटीपी। तो यहां पर एटीपी की जरूरत है और यहां पर एटीपी रिलीज हो रही है। बताओ किन रिएक्शन में एटीपी रिलीज हो रही है और किस में बेटा यूज हो रही है? दूसरा टॉपिक भी गया। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, केवल इस पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दो। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल वाला। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म। एंड तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज एटीपी कंसीडर्ड एज? इट इज एनर्जी करेंसी। सेल में एनर्जी का आदान और प्रदान, टेक एंड गिव, किसके थ्रू? एटीपी। फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी से बेटा एनर्जी का लेना देना है। हटा दे रहा हूं। नाउ द थर्ड इज लिविंग स्टेट। फिर से वही बात है, एक ही बात को 3 बार घुमा घुमा के बता करके एनसीईआरटी ने ये वाले चैप्टर को बहुत गड़बड़ कर दिया। पर सुनो, थोड़ा अंतर है। बोलते हैं जो भी आदमी यहां जिंदा है उसके पास बायोमॉलिक्यूल होगा। फिर से बोलते हैं, और बोलते हैं इन बायोमॉलिक्यूल्स की अपनी एक कंसंट्रेशन होती है। फिर से यही बात बोलते हैं। और अब की बार उन्होंने कुछ बायोमॉलिक्यूल का नाम दे दिया। जैसे उन्होंने बोला ग्लूकोज नाम के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन 4.5 मिलीमोल से लेकर के 5 मिलीमोल तक होता है। हाँ, नई बुक में बदल दिया। कितना? 6.2 से। देखो मेरे पास पुरानी बुक है तो मेरी गलती नहीं है, मुझे सच में मोलर कंसंट्रेशन में नहीं है। 1 मिनट आराम से बोलो। 4.5 से 4.2 मिलीमोल से लेकर 6.1 मिलीमोल। ये नई बुक है। पर लीटर, इट इज पर लीटर। तो ये जो दूसरा वाला कंसंट्रेशन है इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें पर लीटर कंसंट्रेशन नहीं। 4.2 मिलीमोल से 6.1 मिलीमोल पर लीटर ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है। और लीटर मतलब ब्लड के पर लीटर में 4.2 मिली नहीं हो सकता भाई। इसके बाद वो आपको हार्मोन्स की कंसंट्रेशन बताते हैं। बोलते हैं हार्मोन्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। इट इज इन नैनोग्राम्स पर ml। अब होता क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चन चिरकुट कोचिंग वाले लोग पूछते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि बताओ एनसीईआरटी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी लिखी है। अब आपको नहीं आया तो आपको लगेगा आपके टीचर ने नहीं पढ़ा, इसलिए आपके टीचर ये सब पढ़ाते हैं। वरना तुम खुद देखो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है? 4.2 मिलीमोल से 6। और हार्मोन्स की कितनी? नैनो। ये बताने की चीजें नहीं है, आपको आनी ही चाहिए।
फिर बोलते हैं ये बायोमॉलिक्यूल कुछ रिएक्शन से बनते हैं और कुछ रिएक्शन में बिगड़ते हैं। फिर से वही बात, देयर आर सम रिएक्शंस which are making this molecule, there are some reaction in which this molecule is going to break, making and breaking। बताओ इन रिएक्शन का नाम एनाबॉलिज्म और उनका नाम कैटाबॉलिज्म। जागो बेटा जागो, बस हम एंजाइम शुरू करने वाले हैं। हम समझ रहे हैं कि तुम बोर हो रहे हो, चलो तुम ही खड़ी हो। नहीं अपने बगल में रखो। सर मैं सो थोड़ी ना रही थी, मैं तो ध्यान लगा के सुन रही थी। आप नहीं बेटा, उसको मालूम है किसको उठना। बिटिया अगर मान लीजिए एक एक्स कंपाउंड है, उसने ए मॉलिक्यूल को बनाया है और ए मॉलिक्यूल वाई कंपाउंड में टूट रहा है, तो एक्स ए बना रहा है, इट इज और ए वाई बना रहा है, इट इज ब्रेकिंग। अगर बेटा वाई ज्यादा बना तो ए बढ़ेगा कि कम होने लगा, और अगर एक्स से ए ज्यादा बना, एक्स कम होने लगा तो ए घटेगा कि बढ़ेगा? पता ही नहीं, हम तो आधे नींद में। तो बताओ क्या ये रिएक्शन, एवरीवन हियर, क्या ये रिएक्शन अपने आप को इक्विलिब्रियम में डालने की कोशिश करेंगी? यस। ध्यान सुनना, इस दुनिया की हर रिएक्शन चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम में चली जाए, यानी मेकिंग और ब्रेकिंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली जाए। लेकिन बच्चा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में गई तो व्हाट विल बी द नेट वर्क डन? तुम क्यों पूछा गया था क्या? अब बैठ जाओ, बता ही दिया इन लोगों ने। अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में गई तो नेट वर्क डन जीरो, और जीरो का मतलब है आपकी बॉडी कोई काम, यानी नो वर्क। और अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो डायनेमिक, और डायनेमिक नहीं है तो जिंदा है कि मर गए? मर गए। हाँ? इसका मतलब आपकी बॉडी की जितनी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जाने मत देना, नहीं पल्ले पड़ा, जाने मत देना, क्योंकि वो अगर इक्विलिब्रियम में चली गई तो नेट वर्क डन हो जाएगा जीरो, और आप हो जाएंगे काइनेटिक की स्टैटिक। और अगर वर्क डन नहीं तो जिंदा है कि मर गए? वर्क डन नहीं है बॉडी में, हार्ट काम, लंग्स काम, किडनी काम, बोन मैरो काम, इनफैक्ट आप काम, और इसका मतलब जिंदा है कि मर गए? इसका मतलब जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जा रही है उन्हें जाने दिया जाए कि रोका जाए? तो बोलते हैं लिविंग स्टेट इज नथिंग बट इट इज एन एफर्ट। ये एक प्रयास है टू प्रिवेंट इक्विलिब्रियम इन द रिएक्शन। तो कोई पूछे व्हाट इज लिविंग स्टेट? इट इज एन एफर्ट। ये एक प्रयास है। क्या प्रयास है? कि बॉडी की जितनी भी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में चली जाए। हाँ? और बोलते हैं इसी प्रयास के दौरान अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस इन रिएक्शन को इक्विलिब्रियम से जाने से रोकते रहे तो ये रिएक्शन हमेशा स्टेडी स्टेट में बनी रहेंगी। किस स्टेट में? स्टेडी स्टेट इज इक्विलिब्रियम स्टेट की नॉन इक्विलिब्रियम। और अगर कोई स्टेडी स्टेट में है तो स्टैटिक है कि डायनामिक है? यानी डायनामिक का मतलब वो रिएक्शन रुक गई है कि चल रही है, और अगर चल रही है तो नेट वर्क डन जीरो। बताओ, तीनों पैराग्राफ एक ही के बाद एक ही को डिफाइन कर रहे हैं। एक बोल्ड लेटर में लाइन लिखी है, सारे लोग एनसीईआरटी पढ़िए। क्या लिखा है? दिखाओ बेटा, मेरे साथ पढ़िए यार। हैंस द लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू एबल टू परफॉर्म वर्क। मुझे बताओ, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली गई तो नेट वर्क डन हो जाएगा जीरो। अगर आपकी बॉडी की सारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली गई तो आपकी बॉडी काम, और अगर काम नहीं कर रही तो नेट वर्क डन। तो इसका मतलब आप जिंदा हैं कि मर चुके हैं? राम नाम आपका अल्लाह हाफिज हो चुका है ना? कुछ ऐसा ही बोलते हैं, अलविदा। यार हम उर्दू सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सुना उर्दू में शायरी बड़ी अच्छी होती है।
अच्छा तुम्हें सौरभ को शायरी वायरी याद होगी? रिसेंटली तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? किसको आती? किसको आती? शान को? अरे शान को कुछ नहीं आता। ये शायरी और गजल की दुकानें नहीं है, पागल थे। इधर आओ तो बताओ हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाएगी कि नहीं जाएगी? जाने की कोशिश करेगी, हम जाने देंगे कि नहीं जाने? और नहीं जाने देंगे तो इक्विलिब्रियम में रहेंगे कि स्टीडी में? और तो बताओ हमारी लिविंग स्टेट एक प्रयास है। किस बात का प्रयास है? कि इक्विलिब्रियम हो कि ना हो। भाइयों बहनों, द नेक्स्ट टॉपिक इज एंजाइम। बड़ी मुश्किल से मुक्ति मिली मुझे बायोमॉलिक्यूल के उन सारे पार्ट से। नाउ द कॉन्सेप्चुअल पार्ट इज ऑन, नोन एज एंजाइम। भैया पढ़ा दिया, कुछ नहीं छोड़ा हमने। मम्मी कसम में कुछ नहीं छोड़ता। वो कह रही ये छोड़ दिया, ये कह रही कि ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। शेर की चार बाज की नजर बाजीराव की और सुनील सर की। शक नहीं करते बेटा, सर सब पढ़ा दो। आप क्या कर रहे हो? एंजाइम का मतलब है लैटिन वर्ड, एन का मतलब इनसाइड, जाइम का मतलब ईस्ट। यानी पहला एंजाइम कहां से डिस्कवर्ड किया गया, तब से ये एंजाइम शब्द चल रहा है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एकदम शांत रहिएगा, बड़ी मुश्किल से हम लोग उन पॉइंट से बाहर आए और ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। तो जब भी कोई पूछा जाए, एंजाइम एक लैटिन वर्ड है जिसमें एन का मतलब इनसाइड, जाइम का मतलब ईस्ट। पहला एंजाइम ईस्ट से निकाला गया था, दैट्स वाई तब से लेकर आज तक हम लोग एंजाइम नाम ले रहे हैं। पर जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर एंजाइम ईस्ट से निकाला जाए। तो ये अच्छा नाम है कि मिसनॉमर? दूसरा पॉइंट, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटालिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। खैर, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अगला पॉइंट है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। एक्सेप्ट राइबोजाइम। And ribozyme, my dear student, it is a nucleic acid. और न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए की आरएनए, और आरएनए में भी 23S आरएनए। प्रोकैरियोटिक आरएनए कि यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। एंड since enzymes are protein and they are biologically active, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो बायोलॉजिकली एक्टिव है, यानी वो किसी रिएक्शन में हेल्प कर रहे हैं। सो इफ एनी प्रोटीन इज बायोलॉजिकली एक्टिव, इफ एनी प्रोटीन इज बायोलॉजिकली एक्टिव, शान खड़े हो। अगर कोई भी प्रोटीन बायोलॉजिकली एक्टिव है, बाकी लोग शांत रहेंगे, उसके कौन से स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर इन प्रोटीन आर प्रेजेंट? अरे यार शांत रहो भाई। आप प्रोटीन में कितने स्ट्रक्चर समझते हो? क्वाटरनरी। अब बताइए, अगर कोई बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन मिल गई तो आपको कम से कम कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? क्वाटरनरी। शाबाश, सही बोल रहे। कम से कम कौन सा स्ट्रक्चर है? टर्सरी।
बैठो। अब उससे बगल वाले से कह दो कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, उठा के फेंक देंगे बाहर। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एंजाइम अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अगर प्राइमरी हुई तो लीनियर है, एक तरफ एन टर्मिनल और एक तरफ सी टर्मिनल बॉन्ड। अगर सेकेंडरी हुई तो ये हेलिकल हो सकती है या सीट लाइक हो सकती है, एक तरफ एन टर्मिनल और एक तरफ। यहां पर कौन से बॉन्ड? यहां पेप्टाइड बॉन्ड साथ में। अगर इनमें भी फोल्ड हो गया तो ये वुलन बॉल लाइक हो सकती है। कैसी? वुलन बॉल लाइक हो सकती है। प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्सरी? एक कौन सा? एन और एक सी। कितने बॉन्ड? तीनों याद है? पेप्टाइड बॉन्ड हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए। ला बेटा स्टॉल दो। सी, ध्यान से, अगर मैं इस लीनियर प्रोटीन की बारे में बात कर रहा हूं तो मेरे साथ सारे लोग इसकी बारे में बात करें और मुझे बताने की कोशिश करें मैं क्या समझा रहा हूं। अगर मैं इस लीनियर प्रोटीन की बात कर रहा हूं, इट इज प्राइमरी की सेकेंडरी? अब बताओ। और अब अगर ये वुलन बॉल जैसा हो गया, टर्सरी। टर्सरी बनाते वक्त कुछ पॉकेट छूट गई। क्या छूट गई? पॉकेट। और ये पॉकेट 2 डायमेंशनल की 3 डायमेंशनल? फिर से बोलो। अगर ये पॉकेट ना हो, अगर ये मार्कर, अगर ये पॉकेट ना हो तो इनमें सबस्ट्रेट अटैच होगा। अगर सबस्ट्रेट अटैच नहीं हुआ तो प्रोडक्ट में चेंज। तो याद रखना, वी नीड सम 3 डायमेंशनल स्पेसेस, सम एंड विच इज पॉसिबल इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ओनली पॉसिबल इन टर्सरी। अगर प्रोटीन टर्सरी ना होती तो पॉकेट यहां पर नहीं बनता, और इन्हीं पॉकेट का नाम है एक्टिव साइट्स। बोलो। और इन्हीं एक्टिव साइट पे आके कौन अटैच होगा? सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा? सो व्हाई वी नीड एट लीस्ट टर्सरी स्ट्रक्चर? श्याम बाबू, क्यों हमें कम से कम टर्सरी स्ट्रक्चर चाहिए? क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक्टिव साइट पॉसिबल है नहीं? पॉसिबल है, क्योंकि पॉकेट कैसा स्ट्रक्चर है? 2D की 3D? और प्राइमरी स्ट्रक्चर 1D, तो 1D में 3D स्ट्रक्चर पॉसिबल। इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी पॉकेट पॉसिबल, केवल किस में पॉसिबल है? और ये जो पॉकेट बनी है, याद रखना, ये सेल्फ फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन की बनी है। और सेल्फ फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन में कौन से बॉन्ड बने हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से बोलो। अब सुनो, जैसे ही तुमने टर्सरी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, बुक बोलती है टर्सरी स्ट्रक्चर के बीच बीच में कुछ पॉकेट्स छूट जाती हैं, लाइक दिस, एंड दीज पॉकेट, बुक ने लिखा स्रेवाइसिस, पॉकेट या फिर स्रेवाइसिस छूट जाते हैं। और यही पॉकेट या स्रेवाइसिस जो हैं, दे एक्ट लाइक अ एक्टिव साइट। सो कल अगर मैं पूछूं व्हाट इज एक्टिव साइट तो मत बता पाना। एक्टिव साइट आर 1 डायमेंशनल स्पेस की 3 डायमेंशनल। एक्टिव साइट आर 3 डायमेंशनल स्पेस प्रेजेंट इन एंजाइम। और इन्हीं 3 डायमेंशनल स्पेस में सबस्ट्रेटम आकर अटैच होगा, और सबस्ट्रेटम किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर एक्टिव साइट नहीं होती बच्चे तो 3 डायमेंशनल स्पेस होता कि नहीं होता? और 3 डायमेंशनल स्पेस होने के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी की टर्सरी। अब काम की बात सुनो, जो ये टर्सरी स्ट्रक्चर बने हैं, एवरीवन हियर, इन टर्सरी स्ट्रक्चर में को स्टेबल करने के लिए 1 बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। भूल गए आप लोग को, मैंने पढ़ाया था। बताओ टर्सरी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड? 3। एक कौन? पेप्टाइड बॉन्ड।
जब तक चेन है, कौन से बॉन्ड? चेन को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड। और तो टर्सरी में पेप्टाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इनके 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन किसने किया है? हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से बोलो, इनके 1D स्ट्रक्चर को पेप्टाइड बॉन्ड। और बताओ टर्सरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन? हाइड्रोजन। एंड दीज आर द वीक बॉन्ड। कैसे बॉन्ड? वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग की वीक। और याद रखना, वीक बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं। इसीलिए अगर तुमने एंजाइम को हाई टेम्परेचर पे रखा, सुन लो बेटा, मेरी भी सुन लो, शायद काम आ जाए। अगर तुमने एंजाइम को हाई टेम्परेचर पे रखा तो कौन बॉन्ड टूटेंगे? और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे तो बताओ तुम्हारा जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? टर्सरी टूट जाएगा सेकेंडरी में, और सेकेंडरी किसमें? नहीं आया। बताओ क्या टूटे? क्या टूटे? हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से टर्सरी स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो, और सेकेंडरी किसमें? प्राइमरी बॉन्ड में अभी भी कौन से बॉन्ड है? पेप्टाइड। प्रोटीन नहीं टूटी है, याद रखना, प्रोटीन टूटी पर उसका नेचर वही रहा कि बदल रहा। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। बोलो क्या नाम? तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर एंजाइम बचेगा कि डीनेचर हो जाएगा? डीनेचर का मतलब वो 3D रहेगा कि 2D और 1D हो जाएगा? 2D और 1D। अगर 2D 1D होगा तो एक्टिव साइट बचेगी कि नहीं बचेगी? और अगर एक्टिव साइट नहीं बचेगी तो एंजाइम एक्टिव की इनएक्टिव? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, टेम्परेचर बढ़ाने पर एंजाइम का क्या होता है? और उनकी एक्टिव साइट बचेगी कि नहीं बचेगी? अगर एक्टिव साइट नहीं बचेगी तो सबस्ट्रेट अटैच। तो बताओ अगर कोई डीनेचुरेशन हो गया तो एंजाइम एक्टिव की इनएक्टिव? तो बताओ एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम कर पाते हैं? फिर से एक बार, है ना? बिल्कुल नहीं आया समझ में। इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, इनको ध्यान से सुनो। एक बार और ध्यान से सुनो। ऑल एंजाइम्स आर एक्सेप्ट, और मुझे बताया गया प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर। शान बाबू ने बताने की कोशिश की लेकिन इन्हें कुछ नहीं आया। हमें बताया गया प्रोटीन के कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें एक तरफ N और एक तरफ C। जिन लोगों ने क्लासेस ज्वाइन नहीं की है वो बेवकूफ हैं। और मैंने कई बार लोगों से बोला, मेरी क्लास में बीच में बैठने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलें होती कि जो मैं पीछे पढ़ा के आया हूं 2-3 महीने से वो मैं यहां पर पूछूंगा, और तब आपको बड़ा बुरा लगता है कि सर आप पूछ क्यों रहे? कम से कम उस चैप्टर का पीछे वाला पोर्शन आपको आना चाहिए। प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर पढ़ाए? 4। पहला, एक तरफ N टर्मिनल और एक तरफ बीच में बॉन्ड पेप्टाइड। लीनियर है? अब बताओ इन्हीं में फोल्ड पड़ने लगे, हेलिक्स बनने लगी। एक तरफ N और एक तरफ C। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था, ये सेकेंडरी। बताओ प्राइमरी में कोई भी 3D स्पेस पॉसिबल? सेकेंडरी में भी एक्टिव साइट नहीं है। अब मैं टर्सरी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ऊन के गोले जैसा स्ट्रक्चर। और ऊन के गोले जैसे स्ट्रक्चर में भी एक टर्मिनल N और एक C। इस ऊन के गोले जैसे स्ट्रक्चर को बनाते वक्त कई बार कुछ पॉकेट्स छूट जाएंगी। These pockets or crevices, ये पॉकेट या फिर crevices, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। फिर से बोलो, crevices का मतलब होता है दरार, दरारें छूट गई या पॉकेट छूट गई, इन्हीं को बोलते हैं एक्टिव साइट। और इन एक्टिव साइट पे आके कौन जुड़ेगा? सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट। तो रिएक्शन के रेट को ये घटाते हैं कि बढ़ा देते हैं? देख लो ध्यान से। पर जब मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने लगता हूं तो इनमें केवल कौन से बॉन्ड? मैंने पढ़ा रखा, इनमें पेप्टाइड तो होंगे ही क्योंकि प्राइमरी है, और सेकेंडरी भी। तो बताओ पेप्टाइड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गए, और हाइड्रोजन बॉन्ड इनको स्टेबल करने लगे सेकेंडरी में। और इनमें पेप्टाइड, हाइड्रोजन,
डाई सल्फाइड। 3 प्रकार के बॉन्ड हैं। खैर इनमें भी कौन से बॉन्ड हैं? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनका 3D स्ट्रक्चर मेंटेन है, यस और नो? अब बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वीक बॉन्ड? कम से कम आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से तो ये कमजोर हैं, यस और नो? अब बताओ, जैसे तुमने टेम्परेचर हाई किया प्रोटीन टूट जाएगी? नो, प्रोटीन नहीं टूटेगी। हाई टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा ले गए, बताओ प्रोटीन टूटेगी कि नहीं? लेकिन टर्सरी किस में कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी। और सेकेंडरी प्राइमरी। बताओ, सेकेंडरी प्राइमरी में कन्वर्ट होने लगा, मतलब प्रोटीन का नेचर बदलने लगा। वो पहले किस में था? टर्सरी। टर्सरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी। इसका मतलब एंजाइम का होने लगा डीनेचुरेशन। फिर से बोलो, बताओ, डीनेचुरेशन में प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड टूट गए? ऐसा नहीं हुआ। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की वजह से वो 2D हो गया या फिर 1D। और अगर 2D 1D हो गया तो बताओ एक्टिव साइड है कि नहीं है? नहीं, एक्टिव साइड नहीं रहेंगे। अगर एक्टिव साइड नहीं बची तो सबस्ट्रेट अटैच होगा कि नहीं? तो एंजाइम एक्टिव की इनएक्टिव? तो बताओ, हाई टेम्परेचर पर जाते जाते एंजाइम एक्टिव की इनएक्टिव? और कल ही पढ़ा दिया था मैंने, इफ अ प्रोटीन इज बायोलॉजिकली एक्टिव इट मस्ट हैव एट लीस्ट tertiary structure. Why tertiary structure? We have to add the substrate and substrate have some 3-dimensional structure. तो 3-dimensional structure को attach करने के लिए space भी कैसे चाहिए? 3 dimension। और 3-dimensional space तभी possible है जब वो प्राइमरी रखे, सेकेंडरी रखे कि टर्सरी। अभी भी नहीं आया? अब सुनो, बोलते हैं यही एक ऐसी बात है जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट और ऑर्गेनिक कैटालिस्ट में अंतर पैदा करती है। जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं लाइक मेटल्स, जैसे कि जिंक है, प्लैटिनम है, ये सब कैटालिस्ट है। ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? बोलते हैं इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट लो टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, मीडियम टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं और हाई टेम्परेचर में भी काम कर सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट की बात है, क्योंकि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट में कहीं भी कोई एक्टिव साइट वाला मसला ही नहीं। बट जब तुम एंजाइम की बात करने लगोगे, वेन एवर यू टॉक अबाउट द एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। बोलो कौन सा कैटालिस्ट? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ये इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जैसा है कि अलग है? अलग। क्यों? क्योंकि ये 40 डिग्री टेम्परेचर के नीचे के टेम्परेचर में काम कर पाएगा। अगर तुमने 40 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा कर दिया, एंजाइम बचेगा कि डीनेचर? डीनेचर। एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव। इतना एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद उसे सुध आती है, उसे सुध आती है एनसीईआरटी को कि इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज लिविंग, प्लीज मेरी मदद करिए। अगर आपने मेरी मदद की, आपकी अपने आप मदद हो जाएगी। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है, सॉरी, इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज लिविंग, तो उसमें मेटाबॉलिज्म है, और अगर मेटाबॉलिज्म है तो उसमें एंजाइम जरूर होंगे, यस और नो? फिर उन्हें याद आता है देयर आर सम बैक्टीरिया नोन एज आर्की बैक्टीरिया। नाम सुने हो? जो लो टेम्परेचर में कि हाई, क्या कुछ आर्की बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में काम कर लेते हैं? तो बोलते हैं हाई टेम्परेचर पर भी कुछ बैक्टीरिया रह लेते हैं, और अगर बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर रह रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे, और उनके पास क्या होंगे? तो बोलते हैं देयर आर सम ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव हीट स्टेबल एंजाइम आल्सो। कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो हीट स्टेबल होते हैं, यानी दुनिया का हर प्राणी 40 डिग्री के ऊपर एंजाइम रिएक्शन नहीं करता है, करता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, थर्मो एसिडोफिल है। तो बताओ क्या वो लोग, उन लोगों के एंजाइम हीट में बचते होंगे कि टूट जाते हैं? बचते हैं। क्या तुम लोगों ने टैक पॉलीमरेज का नाम? यस, आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, थर्मस एक्वेटिकस, याद है? इस थर्मस एक्वेटिकस का एक एंजाइम है, बहुत बार पढ़ाता हूं, नाम है टैक पॉलीमरेज। फिर से बोलो,
क्या ये 100 डिग्री टेम्परेचर तक काम कर लेता है? यस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एंजाइम काम कर सकता है। तो दुनिया का हर एंजाइम 40 डिग्री के ऊपर खराब हो जाएगा। यस, सुन नहीं रहे भाई तुम लोग? तुम्हारा दिमाग रुक जाता है कभी कभी। ज्यादातर एंजाइम हाई टेम्परेचर पर काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके डीनेचुरेशन होने की संभावना है। कौन से बॉन्ड टूट जाएंगे? पक्का। पर दुनिया में कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर लेते हैं। यस और नो? सारे एंजाइम की कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कहाँ रहते होंगे? हाई टेम्परेचर में, उनके एंजाइम भी हाई टेम्परेचर पे काम कर लेते होंगे। यानी वो टेम्परेचर सेंसिटिव है कि स्टेबल? इतना पढ़ाओगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। एंजाइम में मैंने जो पढ़ाया मुझे बताओ। हाँ, इट इज द एनवायरमेंट, जो भी जिस एनवायरमेंट में एंजाइम काम कर रहा है। तो जो तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर होगा वो एनवायरमेंट का टेम्परेचर होगा, क्योंकि तुम बैक्टीरिया, यू आर नॉट द मैमल जो तुम अपने बॉडी को रेगुलेट कर सको। इस दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म कॉन्फॉर्मर है। क्या है? एक्सेप्ट मैमल एंड बर्ड्स। यस और नो? तो तुम उस चक्कर में मत रहो। चलो जवाब दो मुझे। ये क्या है भाई? अच्छा, R2 बैच की केमिस्ट्री की क्लास होगी जिसका टाइमिंग है 3:30 से 6। फिर लिखा है R2 बैच के स्टूडेंट रुके। तो आप लोगों की क्लास 3:30 से 6 के बीच में R2 बैच की क्लास होगी। जो R2 बैच के बच्चे हैं वो रुक जाएंगे और वो 3:30 से 6 के, या फिर चले जाने के बाद 3:30 पे आ जाएंगे। ये लो भैया लेते जाओ। हम सोचे कि पोरवाल से लड्डू बंटवा रहे हैं। हम बंटवा दें? हम बंटवा दें लड्डू? काहे मन? दिवाली के लड्डू। तुम में से एक बंदा भी सिलेक्ट होकर दिखा दे, मैं पूरे मोहल्ले को लड्डू बंटवाऊंगा। पूरे शहर को नहीं, मोहल्ले को। मोहल्ले में 4-5 लोगों से मेरी बनती नहीं है उनके यहाँ नहीं बंटवाऊंगा। बचे कितने? एक आदमी केवल हमसे बात करता है। हम हेल्दी नहीं है। यस, WHO की डेफिनेशन याद है? फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल। मेरी सोशल हेल्थ अच्छी? बताओ, मेरे जैसे आदमी की सोशल हेल्थ अच्छी हो भी कैसी सकती है? 3 कारण बता रहा हूं। आप ट्रेन में जा रहे हो, आपने एक आदमी देखा जिससे आप कभी नहीं मिले, कभी आपने जाना ही नहीं, और वो चुपचाप बैठा है, आपसे उसने कोई बदतमीजी नहीं की, फिर भी आपको बड़ा उससे इरिटेशन होता है कि ये क्यों बैठा है। कभी फील किया है? आप कहीं पर जा रहे हैं, अचानक आपको कहीं पर कोई आदमी मिल गया जिससे आपने कभी नहीं देखा, कभी मिले नहीं, लेकिन पहली बार देख रहे हो, देखते ही फूसट मन ऐसा लग रहा मुक्का मार। मेरे अंदर के मेरे चेहरे की यही खास बात है, मुझे लोग देखते ही घृणा करते हैं। पहली बार जैसे ही मुझे लोग देखते हैं कहते हैं ये आदमी पढ़ाएगा, इससे अच्छा मैं बायोलॉजी छोड़ दूं। और उसके ऊपर मैं डंडे वंडे मारने लगता हूं। तो जैसे आदमी पहली बार मिलता, 2-3 डंडे धर दिए, बोले कि भैया चलो यार, ये आदमी ठीक नहीं। तो कुछ सोसाइटी में लोग मुझे देखकर अचानक गुस्सा आ जाते हैं। मे बी आई एम नॉट गुड लुकिंग, मे बी नॉट सूदिंग टू आईज। कुछ लोग बड़ा आईज के लिए बड़े सूदिंग होते हैं, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, ये लोग अच्छे लोग। सरताज कहाँ जा रहे हो? कह रहे यार, एक तो तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से बकवास कर रहे हैं, पढ़ा रहे भैया। अब आए हो तो पढ़ के जाओ। ऐसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं जो मेरे कर्तव्य का ज्ञान कराते हैं मुझे। बताओ, एंजाइम याद है? एंजाइम मतलब इनसाइड। पहला एंजाइम कहाँ मिला था? ईस्ट में मिला था। उसके बाद से सारे एंजाइम ईस्ट में मिले। ऑल एंजाइम्स आर एक्सेप्ट टर्सरी स्ट्रक्चर रखते हैं।
टर्सरी स्ट्रक्चर बनाते वक्त सर्वाइसेस छूटती हैं, पॉकेट छूटती है, पॉकेट और सर्वाइसेस छूटे पे एक्टिव साइट बनती है, कौन अटैच होगा? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट किस पे कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट। पक्का? बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बचेंगे कि टूट जाएंगे? टर्सरी स्ट्रक्चर टूटेगा, सेकेंडरी में बनेगा, सेकेंडरी प्राइमरी बनेगा, और बताओ एक्टिव साइट बचेगी कि टूट जाएंगे? तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम एक्टिव। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दोनों पे काम करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट केवल लो टेम्परेचर 40 डिग्री से कम। क्या दुनिया का हर एंजाइम 40 डिग्री से कम पे काम कर रहा है? कुछ लोग ऐसे जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं वो थर्मो स्टेबल एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। सर कुछ भी हो, आप मुझे ये बताइए कि एंजाइम एक्चुअली करता क्या है और कैसे करता। ध्यान सुनना, एंजाइम रिएक्शन में नेवर यूज्ड, ये कभी भी यूज्ड नहीं होते, खत्म नहीं होते रिएक्शन में। एंजाइम कभी भी रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होते, खत्म नहीं होते, केवल उस रिएक्शन को होने देते हैं एंड दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। और जब उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखी तो अचानक उन्हें लगा कि ये तो बायोलॉजी है और पता नहीं बच्चा रिएक्शन समझता है कि नहीं, तो वो टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ाने लगे। तो जो आपकी सेकंड टॉपिक है उसमें लिखा होगा केमिकल रिएक्शन, मैं उसी टॉपिक को रिएक्शन के नाम से पढ़ा रहा हूं। बोलते हैं रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप। कुछ रिएक्शन जिन्हें हम लोग बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन, सरताज अगर ज्यादा तबीयत खराब हो तो चले जाओ, जाओ जाओ। इसकी हाँ सरताज की अगर ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, जाओ आराम करो बेटा, ऐसे बैठने का कोई मतलब नहीं, बाद में पढ़ा देंगे, अलग से पढ़ लेना। जाओ जाओ, अलग से कल आधा घंटा पहले आ जाना, मैं पढ़ा दूंगा। बताओ रिएक्शंस कितने प्रकार की? एक कौन? फिजिकल, दूसरा केमिकल। बोलते हैं फिजिकल रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जिनमें नो ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, जिनमें बॉन्ड की ब्रेकिंग ना हो, पुराने बॉन्ड ना टूटे सबस्ट्रेट के, एंड देयर इज नो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। ना तो पुराने बॉन्ड टूटे ना तो नए बॉन्ड बने। ऐसी रिएक्शन जिसमें ना तो पुराने बॉन्ड टूटे ना तो नए बॉन्ड बने, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन। जैसे चेंज इन शेप, अगर आप कोई प्रोडक्ट लाते हैं और उसका शेप चेंज कर दें, आप मिट्टी लें उसका शेप चेंज कर, पुराने बॉन्ड टूटे नए बन गए? नहीं। चेंज इन शेप करना एक फिजिकल रिएक्शन है। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होना, पानी कभी बर्फ बन गया कभी वेपर बन गया। बताओ चेंज इन स्टेट है। बताइए फिजिकल की केमिकल? फिजिकल। दीज आर नोन एज फिजिकल रिएक्शंस। आप बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं, जानते हैं। देयर आर सम रिएक्शन इन विच ओल्ड बॉन्ड दे ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है एंड देन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, और जो नया प्रोडक्ट होता है इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और इस केमिकल रिएक्शन को इन्होंने लिखा है एक रिएक्शन बुक में, देखो अच्छा लगेगा। इन्होंने बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई है। बेरियम के अभी बॉन्ड OH के साथ है और हाइड्रोजन के बाद सल्फर के साथ है, और जब ये रिएक्शन प्रोसीड हुई तो बना बेरियम सल्फेट, साथ में 2 मॉलिक्यूल वाटर बन गए।
मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिखना चाहूंगा, पता नहीं मैंने उधर क्यों लिख दी। बेरियम हाइड्रोक्साइड when react with H2SO4 it will give rise BaSO4 plus 2H2O। इस रिएक्शन का पढ़ाने का मतलब मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ाना चाहता, बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहता। मैं इस रिएक्शन से अपने मतलब की चीज निकाल रहा हूं। मेरे लिए बेरियम सल्फेट इज सबस्ट्रेट, H2SO4 इज सबस्ट्रेट, where barium sulfate or a barium hydroxide is sulfate, barium sulfate is product and water is product। मुझे जितनी केमिस्ट्री याद है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे चेंज कर दीजिएगा, आप लोग बता दीजिएगा सर आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि कई बात बहुत पुरानी चीज है जो मैंने कभी पढ़ी थी। मुझे ये याद है कि जैसे ही ये रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड होगी, क्या कम होने लगेंगे और क्या बढ़ने लगेंगे, ये बताया गया। जितना सबस्ट्रेट कम होगा उतना प्रोडक्ट बढ़ेगा। पर मुझे ये बताया गया था कि इनके जो प्रोडक्ट है या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट में तौलते हैं। अगर मैं कुछ गलत हूं तो बता देना। बताइए, जितने ग्राम इक्विवेलेंट बेरियम सल्फेट के कम होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके कम होंगे, H2SO। उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट BaSO4 के बनेंगे, और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट उसके डबल 2 है ना, तो बताओ उतने उसके डबल क्या बनेंगे, पक्का बताओ। मैं ग्राम बोल रहा हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट? अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट के चक्कर में ना पढ़ूं और मैं केमिस्ट्री के चक्कर में ना पढ़ूं तो मैं बताऊं, इफ S इज अ कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, S is a concentration of H2SO4, तो बताओ ds by dt क्या है? हर सेकंड ds घट रहा कि बढ़ रहा? और ये किसके बराबर घटेगा? ds by dt of H2SO4। क्या ये ग्राम इक्विवेलेंट है? क्या ये ग्राम इक्विवेलेंट है? दोनों इक्वल क्या इक्वल? जितने ग्राम इक्विवेलेंट किसके जाएंगे? भाई ये बताओ, तुम लोगों को स्टोइकियोमेट्री पढ़ा दी गई है, मोल्स पढ़ा दिया है, तो ये समझ में आना चाहिए। आ रहा है? वरना मुझसे केमिस्ट्री की उम्मीद मत करो, मैं तो तुम्हारी नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहा हूं कि मेरा काम चल जाएगा। तो बताओ, ds by dt का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर यूनिट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर यूनिट। मैंने इसमें क्या लगाया? माइनस, मतलब ये कंसंट्रेशन बढ़ रही कि घट रही? और जितने इक्विवेलेंट घट रहे उतने बढ़ रहे। इट विल बी dp by dt। व्हाट इज dp by dt? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इट इज dp by dt इंटू 2 कर सकते हो। इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। कुछ पल्ले पड़ रहा है? तो कोई मुझसे पूछे व्हाट इज R? R इज रेट ऑफ रिएक्शन। आपकी बुक ने लिखा है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन इज dp by dt। देखो अपनी बुक कहां पर लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज dp by dt। व्हाट इज dp by dt? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इसका मतलब अगर आप ये लिख रहे हो, इसका मतलब केमिस्ट्री आपकी बेटा सही ढंग से तैयार नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से एक बार R लिख दे रहा हूं। व्हाट इज R? dp by dt। व्हाट इज R? फुल फॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन। बताओ व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट। अब इसकी बायोलॉजी फील करते हैं। केमिस्ट्री देख लिया, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं 1 घंटे में 100 मॉलिक्यूल 100 ग्राम इक्विवेलेंट इसके कम हो रहे हैं 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 100 ग्राम इक्विवेलेंट इसके भी कम हो रहे हैं, और 1 घंटे में ही 100 ग्राम इक्विवेलेंट इसके बढ़ रहे हैं। पक्का 100 ही है, लेकिन कितना घंटा है? 1। अब चेंज करो, 1 सेकंड में 100 ग्राम इक्विवेलेंट कम होने लगे, 1 सेकंड में 100 ग्राम इक्विवेलेंट कम होने लगे, और 1 सेकंड में 100 ग्राम। बताओ पहले जो काम 1 घंटे में हो रहा था
अब 1 सेकेंड में हो रहा है। रिएक्शन स्लो की फास्ट, यानी रिएक्शन की स्पीड को बताने वाला पार्ट इज नोन एज आर। व्हाट इज आर? रेट ऑफ। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को तुम समय के हिसाब से बताओ तो बताओ क्या ये वेलोसिटी का काम करेगा? यस। और वेलोसिटी तब जब रिएक्शन डिफाइन हो। मैं रिएक्शन बोल दूं हमेशा फॉरवर्ड जाएगी तो मैंने वेक्टर क्वांटिटी बना देनी है। बताओ स्पीड इज स्केलर की वेक्टर? वेलोसिटी इज। तो बताओ किसमें डायरेक्शन चाहिए और किसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए? तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन को वेलोसिटी कह सकते हैं हमेशा जब क्या फिक्स हो? डायरेक्शन। मैंने कहा ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन? इट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। मैं ही गड़बड़। बताओ 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनते थे, अब 1 सेकंड में 200 मॉलिक्यूल बन रहे। बताओ कब वेलोसिटी बढ़ गई? जब 1 घंटे में बन रही। क्या रिएक्शन तेज चलने लगी? तो रिएक्शन की स्पीड को बताने वाला बेटा जो मानक है उसे क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो बताओ इस रेट ऑफ रिएक्शन को कौन बढ़ा देता है? एंजाइम। तो जो रिएक्शन स्लो चल रही है उसे कौन फास्ट कर देता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाने के लिए इतनी सारी बात पढ़ाई है एनसीईआरटी। सो गए ना? सो जाओ। और इतना चाहिए मुझे तभी सोना। बताओ रिएक्शन कितने प्रकार की? एक कौन? फिजिकल। और एक किसमें पुराने बॉन्ड ना टूटते ना नए बनते। चेंज इन शेप हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकता है। केमिकल रिएक्शन सुने हो? पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बनते हैं। बताओ केमिकल रिएक्शन की एक रिएक्शन आपकी बुक में दी गई है। बताओ व्हाट इज BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड दी गई है। रिएक्शन से उतना मतलब नहीं जितना इस बात से मतलब है कि कौन रिएक्ट कर रहा, सबस्ट्रेट, क्या बन रहा, प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन बता पाओगे? इट इज -ds/dt। व्हाट इज -ds/? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर यूनिट। पक्का? चलिए हम लोग अपनी तरीके से सोचते हैं। इधर आटा है, इधर रोटी बन रही है। जितना आटा खत्म होता जाएगा रोटियां उतनी ज्यादा बनती जाएंगी। यस और नो? बताओ आटा जिस रेट से, जिस स्पीड से कम हो रहा, रोटियां उसी स्पीड से बनी। तो सबस्ट्रेट जिस स्पीड से, प्रोडक्ट उसी स्पीड से। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन R इज dP/dt। व्हाट इज dP? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट। अचानक मम्मी को रोबोट जैसा काम करने लगी। बताओ रेट ऑफ रिएक्शन घट गया कि बढ़ गया? रेट ऑफ रोटी फॉर्मेशन बढ़ गया। अगर कोई काम कम समय में ज्यादा होने लगे तो रेट ऑफ रिएक्शन। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन को वेलोसिटी बोल सकते हैं कब? जब डायरेक्शन। बोलते हैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को 2 तरीके से बदला जा सकता है। वन इज टेम्परेचर। अब ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, मैं करूं क्या? तो बोलते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। और इसको डिफाइन करने के लिए, टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए उन्होंने Q10 की वैल्यू डिफाइन की। एंड Q10 इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट और टेम्परेचर कोसेंट। आपकी बुक में टेम्परेचर कोसेंट नहीं दिया लेकिन इसकी डेफिनेशन दी है। बोलते हैं हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज चेंज भी इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन विल गेट डबल। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, मेरे जैसे बुद्धि वाले जो होते हैं उनको नहीं समझ में आता। जैसे सुनो, 25 डिग्री टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन R था। कितना था? मैंने टेम्परेचर 35 डिग्री कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन 2R हो जाएगा। यानी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन। अब बताओ 45 डिग्री बढ़ाने पर 2R की 4R। जैसा 10 डिग्री बढ़ाने पर होता वैसा 10 डिग्री घटाने पर भी होगा।
अगर मैं इसे 15 डिग्री पे ले जाऊं R/2, तो व्हाट इज Q10? अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल, और अगर 10 डिग्री घटाया जाए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर in the amount of 10 degree centigrade, the rate of reaction get doubled. उल्टा भी हो सकता है, on decreasing 10 degree temperature, rate of reaction it get half. और इस चीज को Q10 बोलते हैं। Q मतलब कोसेंट, 10 मतलब 10 डिग्री। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे घटती और बढ़ती है, उसका एक कारण टेम्परेचर हो सकता है। क्या हो सकता है? टेम्परेचर। और दूसरा कारण इट इज एंजाइम। और कौन है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है? एंजाइम। एक है टेम्परेचर और दूसरा एंजाइम। याद रखना, एनसीईआरटी बुक्स में कोई भी चीज एवं ही नहीं दी गई है कि एवं ही कुछ लिख दिया गया। वो पहले आपको रेट से परिचय करा रहे हैं, और जब आप रेट से परिचित हो जाओगे तो फिर वो एंजाइम से परिचित कराते हैं, और फिर बताते हैं कि एंजाइम क्या करता है। एंजाइम रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, यूज नहीं होता, फिर भी वो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन को घटाता है कि बढ़ाता है? चलो हटाएं से। सुनने में तो आ ही नहीं रहा। इतना तक पहुंचाओ, फिर मैं बता दूंगा। अब देखो, ये वो पॉइंट होता है जिस समय पर आप मेरे साथ रेजोनेंस कर सकते हैं। नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं आएगा। मैं फिर से बता दूं, एंजाइम की पहली कहानी हो गई कि वो 1D है, 2D है कि 3D है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, उसे हटा दो। दूसरा पॉइंट जो मैंने पढ़ाया, बोला रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम हटाते हैं कि बढ़ाते हैं। फिर बुक को लगा कि रेट ऑफ रिएक्शन भी तो पढ़ाना चाहिए बच्चों को, तो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाने के पहले उन्हें रिएक्शन पढ़ानी पड़ी। क्या पढ़ानी पड़ी? रिएक्शन। उन्होंने कहा रिएक्शन कितने प्रकार के? एक कौन? अरे जिसमें पुराने बॉन्ड टूटे नहीं, नए बने नहीं, जिसमें पुराने टूटे नए बने। हाँ बताओ, इसमें चेंज इन शेप और चेंज इन स्टेट है, इनमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बने। उन्हें कोई भी एक रिएक्शन लिखनी थी, एक लिख दी उन्होंने। जरूरी नहीं वो रिएक्शन रट्टा मारी जाए, पर उस रिएक्शन में दो साइड हैं, एक सबस्ट्रेट और एक। किसी को रिएक्शन भी रट्टी है तो मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड H2SO4, जरूरत नहीं है। मैं यूं भी लिख सकता हूं कि एक A प्लस B ये मिलकर C प्लस D बना रहे, इतना भी ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये कम की ज्यादा, और ये जिस स्पीड से ये कम हो रहे हैं उस स्पीड से पक्का। ये आटा, ये रोटी, जिस स्पीड से रोटी आटा कम हो रहा, रोटी। मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन इज dP/dt पर सेकेंड कितना प्रोडक्ट बन रहा। क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन है? यस। तो पहले इससे फील करो, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, कितने समय में कितना प्रोडक्ट बन रहा, दैट इज। अगर कम समय में ज्यादा तो स्पीड, अगर कम समय में कम तो स्पीड, ज्यादा समय में कम तो भी और कम। नहीं आया? यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बताने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर एंड कांस्टेंट। बोले रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरीके से बदला जा सकता है, एक टेम्परेचर घटाकर या बढ़ाकर, दूसरा टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने के लिए उन्होंने Q10 बताया। क्या बताया? Q10। व्हाट इज Q10? यस, विथ ब्लू टी शर्ट, यस
बाकी लोग शांत रहेंगे। तुम केवल मुंह चला रहे हो ये समझाने के लिए कि मैंने तुम्हारी तरफ देखा, तुम्हें आता है। सच बता रहे हैं, मैं ही करता था अपने टीचर के साथ, अब आ रहा हूं। मैं जानता हूं अपने बच्चे को, हर बच्चे को मैं जानता हूं। जब मैं इधर उधर देख रहा हूं तो वो इधर उधर बतिया रहा, जैसे मैंने उसकी तरफ देखा। नाम बताओ। हाँ, अरसलान तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, अपने आप को बना रहे हो कि एक्चुअली मुझे बेवकूफ बनाना, एक्चुअली किसको बेवकूफ बनाना है? खुद को। अब अरसलान तुम इस क्वेश्चन का जवाब दो, व्हाट इज Q10? बाकी लोग शांत रहेंगे। पक्का? व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? डीपी में डीपी क्या है? सबस्ट्रेट। जब इतने अच्छे बच्चे तो बात क्यों कर रहे हैं? सब मल्टीपर्पज है, 1 सेकंड में 10 काम करता हूं। इतना पढ़ लिया, अब चिल्लाएगा 2-3 बार, तब तक दूसरी बात कर ले। अरसलान बाबू, उम्मीदें हैं तुमसे, बैठो। व्हाट इज डीपी बाई dt? टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा। 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो रेट डबल, 10 डिग्री घटाएंगे तो। दूसरा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन पे एंजाइम का भी रोल है। अब एंजाइम के रोल को बताने के लिए उन्होंने एक रिएक्शन लिखी है, ध्यान से सुनना, कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोल दो। नॉन मेटल ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्सी एसिड बनते हैं, H2CO3 बनेगा। और अगर ये रिएक्शन बिना एंजाइम के करोगे तो आपको कार्बोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल मिलेंगे, 200 मॉलिक्यूल पर आवर। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल मिलेंगे। अगर यही रिएक्शन आप साइटोप्लाज्म में करने लगो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और अगर साइटोप्लाज्म में करने लगे तो एक एंजाइम आ जाएगा, नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम होगा, ये भी H2CO3 बनाएगा। पर सुनो, बोलते हैं वो रिएक्शन जो 1 घंटे में 200 मोल पैदा कर रही थी, अब 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड। कहां 1 घंटा और 200 मॉलिक्यूल, कहां 1 सेकंड 6 लाख मॉलिक्यूल। तो टाइम बढ़ा कि घट गया? और मॉलिक्यूल घटे कि बढ़ गए? बढ़ गए। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन घटी कि बढ़ गई? बोलते हैं अगर तुम इसे कैलकुलेट करके देखोगे तो लगभग 10 मिलियन टाइम रेट ऑफ रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज हुआ। और एंजाइम इतने पावरफुल लोग हैं। द सेम रिएक्शन विच वर हैपनिंग इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ये बहुत स्लो रिएक्शन थी, लेकिन the same reaction when happening in the cytoplasm, it is extremely fast reaction. One of the most speed up reaction, और that carbon dioxide का transport जब पढ़ते हैं RBC के द्वारा, याद है? उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जोड़कर क्या बनाती है? H2CO3। एंजाइम कौन सा है? कार्बोनिक है। स्लो की फास्ट? क्या सेम रिएक्शन स्लो भी है? अंतर क्या है? वहां पर एंजाइम और यहां पर एंजाइम। तो बोलते हैं एंजाइम की प्रेजेंस होने पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जाती है, ये देखिए। और बोलते हैं एंजाइम ना तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे, साथ साथ में ये प्रोडक्ट का नेचर भी बदल देते हैं। अगला पॉइंट लिखूं इसके पहले, इसको पहले ठीक ठाक से ग्रेस्प कर लो, ग्रेस्प करो इसको ध्यान से। बताओ, CO2 H2O के साथ रिएक्शन कर रही है, हटा दें इसे। CO2 H2O के साथ रिएक्शन कर रही है, क्या बन रहा है? H2CO3।
absence ऑफ एंजाइम याद है? कितने मॉलिक्यूल? हाँ 200। और कार्बोनिक एंहाइड्राइज में कितना? 6 लाख मॉलिक्यूल पर आर के पर सेकेंड। कितना गुना? 10 मिलियन टाइम बढ़ गया। अब ध्यान से सुनो, यहां तक कि एंजाइम कैन चेंज द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सॉरी प्रोडक्ट। एंजाइम कैन चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट कभी कभी, नॉट ऑलवेज। बोलते हैं एक रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस, बहुत सिंपल रिएक्शन है। लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज। इस रिएक्शन में आप ग्लूकोज को ब्रेक कर देते हो पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड, इट इज अ 10 स्टेप रिएक्शन। 10 स्टेप की रिएक्शन है। इसके एंजाइम फिक्स है, ये बदलते नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट बदलता नहीं है। कौन सा एसिड बनता है? पायरुविक एसिड। लिख दे पूरा, पायरुविक एसिड। लेकिन पायरुविक एसिड का क्या होगा, ये डिपेंड करेगा एंजाइम पर। किस पे डिपेंड करेगा? एंजाइम। अगर ये पायरुविक एसिड ईस्ट में बन रहा है तो ईस्ट इसे फर्दर बेटा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्दर तोड़ देंगे और इसे कन्वर्ट करेंगे C2H5OH प्लस CO2। इसे बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एंड द सेम पायरुविक एसिड अगर आप लैब में लैक्टिक एसिड बैसिलस में, लैक्टिक एसिड बैसिलस नाम के बैक्टीरिया में डाल दो पायरुविक एसिड, तो आपको मिलेगा लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्यों मिलेगा? क्योंकि यहां पर एंजाइम होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। बताइए, पायरुविक एसिड पर जब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज काम किया तो क्या प्रोडक्ट आया? अल्कोहल। और पायरुविक एसिड पर जब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज काम किया तो क्या बना? लैक्टिक एसिड। इसका मतलब एंजाइम बदलने पर प्रोडक्ट सेम रहा कि बदल गया? दिस इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दोनों रिएक्शन फर्मेंटेशन ही है। Both reaction are the fermentation reaction. One is yeast fermentation, another one is bacterial fermentation. And बोलते हैं same reaction that is happening in muscle, and in the muscles it is known as anaerobic reaction. बोलो कौन सी? यहाँ fermentation मत बोल देना मसल में fermentation होता है। सर आप ही ने पढ़ाया था, मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया। फर्मेंटेशन हमेशा माइक्रोब्स में होता है। कहां पर? अगर हमारे मसल्स में भी यही रिएक्शन हो तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। आप एंजाइम बदलिए, प्रोडक्ट बदल जाए। तो एंजाइम की बड़ी खूबी है कि रेट ऑफ रिएक्शन को भी बदल देते हैं, और कभी कभी एंजाइम बदलने पर प्रोडक्ट भी बदल जाता है। और ये कैसे हो रहा है, कैसे एंजाइम को प्रोडक्ट में अपने प्रोडक्ट की रेट को बढ़ा देते हैं, इसके लिए हितेन बाबू सो जाओगे तो आज की कल, चलो भाई कल आ जाओ। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। आज शाम को टॉपिक क्या है? अच्छा, प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक आखिरी टॉपिक है। तो आज वो परभनी क्रांति, पूसा स्वर्णिम, ये सब पढ़ाना है। आप लोग आ जाइएगा, चैप्टर आज या कल में एंड हो जाएगा।